आइए, अब हमने अपनी पब्लिक हेल्थ के अपने हेल्थ के बारे में बात की, पर्सनल हेल्थ के बारे में, लेकिन अब आता है फाइनेंशियल हेल्थ या फाइनेंशियल वेलबींग का। और जैसा कि मैंने कहा कि हमारे साथ आज इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं श्री इमरान अमजद साहब, जो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं और रेडियो मनपसंद पर पहले भी आ चुके हैं। इमरान साहब, आपका रेडियो पर स्वागत है। शुक्रिया जी, गुड मॉर्निंग। आपके बारे में लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी जरूरी है कि थोड़ा सा फिर और अपने बारे में बताएं। जी जी ज़रूर। देखें, फाइनेंशियल प्लानिंग इट्स ए लाइफ चेंज इवेंट जी, अगर टाइम पे हो जाए। बहुत सही बात कही। और वो पर्सनली भी अप्लाई होता है, मेरे पर भी। वैसे फाइनेंशियल प्लानिंग में मुझे 15 साल हो गए इस फील्ड में। अच्छा। और मेरा जो मेन स्किल है वो वेल्थ क्रिएशन है, जहाँ पे आप ग्रोथ की बात करते हैं, अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ, उससे लेके रिटायरमेंट तक। अच्छा। हाँ। मेरा क्लाइंट बेस जो है वो अर्ली 30s से लेके माय ओल्डेस्ट क्लाइंट ही इज़ इन 80s। अच्छा। तो आप स्टार्ट करें अपना करियर और ओल्ड एज तक। I'll be there with you if I can. सही कहा आपने। Before we start anything, ये बताना ज़रूरी भी है अपने सुनने वालों को कि आज जो भी हम बात करेंगे वो जर्नल है, वो आमतौर पर है, उसमें आपके जो पर्सनल सर्कमस्टेंसेस हैं वो हमने ओब्वियसली नहीं सोचे हुए। तो आप ये ना करें कि आज जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिले कल आप उसको अप्लाई कर दें। आप उसके लिए पहले एक किसी भी फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक मीटिंग रखें, अपनी बातचीत करें, फिर उस पर आप अमल करें, अपने स्टेप्स लें। और मेरा जो फाइनेंशियल लाइसेंस नंबर है वो 234459 है, 234459। और एसिक के साथ मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर 321135 है। तो ये मेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मेरी स्किल्स क्या हैं, किन एरियाज़ में मैं आपको एडवाइस दे सकता हूँ। ऑन टॉप ऑफ दैट, कैनबरा में रहते हुए ये हो नहीं सकता कि हम डिफाइंड बेनिफिट पे नॉलेज ना रखते हों, और अगर ना रखते हो तो हम यहाँ काम नहीं कर सकते। आपका आधे से ज़्यादा क्लाइंट गायब। बिल्कुल ऐसी बात है। मतलब डिफाइंड बेनिफिट में जो मेरा एक्सपीरियंस है वो स्टार्ट से है, ऑलमोस्ट 15 ईयर्स हो गए हैं जी। और उसमें कोई ऐसी स्कीम नहीं है, चाहे वो कैनबरा में हो, जैसे आपके PSS है, CSS है, DFRDB, मिलिट्री सुपर, लेकिन अक्रॉस द कंट्री भी कोई भी डिफाइंड बेनिफिट स्कीम है, क्यू सुपर है, टैज प्लान है, आपकी गैस भी है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, NT सुपर, नॉर्दर्न डेट, मेरी क्लाइंट बेस डिफाइंड बेनिफिट के हिसाब में अक्रॉस द कंट्री है जी। और इट्स बीन गोइंग फॉर, एज आई सेड, तकरीबन 15 साल हो गए जी। पहले हाँ, जैसा कि आपने कहा कि डिस्क्लेमर बहुत ज़रूरी है। आप रेडियो मनपसंद पर ये सुन रहे हैं और इमरान साहब या हम जो भी बोल रहे हैं केवल जनरल एडवाइस के लिए है, और अगर आपको अपनी सर्कमस्टेंसेस के लिए बातचीत करनी है तो आपको इमरान साहब से पर्सनली बात करनी पड़ेगी, या किसी और फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप बात करना चाहें तो ज़रूर। तो आज के आपने बताया फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, थोड़ा सा बताया आपने, लेकिन साथ ही साथ आज जो स्थिति है, जैसे कि बात हो रही है कोरोना वायरस, उसके बारे में कहा जाता है कि दिस इज अ टू हेडेड दिस थिंग। एक और तो हेल्थ क्राइसिस है, दूसरी और साथ ही साथ में फाइनेंशियल इकोनॉमिक क्राइसिस भी है। लोगों के जो है इसमें कई चैलेंजेस आ रहे हैं, लोगों के बिजनेसेस ठप हो रहे हैं, जॉब्स जा रहे हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से किस तरह से इन चैलेंजेस को थोड़ा सा ब्रीफली बताइए। देखिए, कोविड डेफिनेटली इसने बहुत सी मुश्किलात पैदा की हैं, बिजनेस कम्युनिटी में भी और वर्किंग कम्युनिटी में भी। इसका इम्पैक्ट जो है वो कोई ये नहीं है कि वीकली है, मंथली है, इट विल बी फॉर ईयर्स जी। तो आने वाले सालों में भी इसके जो बाकियात हैं वो हमें खाती रहेंगी। उसमें ना सिर्फ पर्सनली बल्कि गवर्नमेंट के लेवल पे भी, जैसे आपको पता है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स स्टिमुलस पैकेजेस में गवर्नमेंट ने इकॉनमी में थ्रो किए हैं। तो दैट इज़ हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के पैसे हैं।
जी। तो ऐसा नहीं है कि आज हम कुछ फिक्स कर लेंगे तो फ्यूचर में इम्पैक्ट नहीं होगा, इसका इम्पैक्ट आने वाले जनरेशन में भी रहेगा। क्योंकि आपको पता हो, अगर जो लोग GFC से गुजर चुके हैं 2007 और 8 में, कि जो गवर्नमेंट ने उस टाइम पे स्टिमुलस पैकेज दिया था, उसके इम्पैक्ट जो हैं वो आज तक चल रहे थे। वो अभी तक हमारा जो फेडरल बजट था वो डेफिसिट में जा रहा था। तो दैट वाज अ माइनर अमाउंट कंपेयर टू जो अभी गवर्नमेंट ने बिलियंस, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स स्टिमुलस में दिया। लेकिन उसका पर्सनली अगर आप देखो तो हमें ये समझना चाहिए कि गवर्नमेंट का स्टिमुलस पैकेज की रीज़न होती है कि आप अपनी जो पब्लिक है उसको, जो उनकी डेली लाइफ है वो कंटिन्यू रहे एज मच पॉसिबल, ठीक है। लेकिन उसमें हुआ ये कि 60% जो फिगर ABS ने या रिजर्व बैंक ने दी है कि 60% जो स्टिमुलस पैकेज था वो हमने डिस्क्रेशनरी चीज़ों पे खर्च कर दिया। बिग आइटम्स ले ली, टीवी ले लिया, गाड़ी ले ली, घर में चीज़ें अपडेट कर ली, या खा पी लिया बेसिकली कह रहे, जिसे हम आमतौर पे कहते हैं खा पी के उड़ा दिया, पैसा हजम हो गया। तो उसमें थोड़ा सा ये हुआ कि गवर्नमेंट की तरफ से, जो मैं समझता हूँ कि बजाय जैसे सुपर से 10,000 आपने निकाला और फिर 10,000 आपने ये आफ्टर 1 जुलाई भी कुछ लोगों ने निकाला, अगर गवर्नमेंट इसको करती कि मे बी 1,000 अ मंथ, दैट वुड हैव बीन बेटर। कि चलो कोई जैसे आपको रेगुलर इनकम आती है उसी तरह ही आपको रेगुलर पैसे आ जाते, तो आप उसको ग्रेजुअली खर्च करते। वो इसमें हुआ ये कि इजी कम इजी गो वाला काम हुआ बहुत से केसेस में। अब जहां पे बात आ जाती है फाइनेंशियल एडवाइस की, सम ऑफ माई क्लाइंट्स, उन्होंने डेफिनेटली पैसे, एवरीवन इज इन डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ भी होता है और स्टेट ऑफ जॉब्स भी होता है, तो उन्होंने निकाले भी, लेकिन इट वॉज डन इन अ वे के वी केप्ट दैट मनी इन्वेस्टेड एंड ऑल्सो उसमें से हमने रेगुलरली उसको चैनलाइज किया। और फिर कुछ क्लाइंट्स ने पैसे निकाले इन अप्रैल, लेकिन जैसे उनकी जॉब्स एवरीथिंग गॉट सेटल्ड, दे पुट दैट मनी बैक इन, ताकि जो लॉन्गर टर्म जिस पर्पस के लिए हमारी सुपरएनुएशन है वो कंटिन्यू रहे। क्योंकि एक सिंपल सी एग्जांपल है, अगर हम 10,000 अभी निकालते हैं, इसका इम्पैक्ट जो है, अगर लेट्स से समवन इज इवन एट द एज ऑफ 40 साल की उम्र में 10,000 निकालने का मतलब ये है कि आपने जो 60 की उम्र में जाके पैसे लेने थे या 65 में लेने थे, वो कम से कम अब 1.5 से 2 लाख कम है। दैट इज द इम्पैक्ट। क्योंकि देखें, इट्स कंपाउंडिंग इम्पैक्ट जिसे हम कहते हैं कि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट एंड ग्रोथ ऑन ग्रोथ का मामला है जी। तो इसका लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट है। लेकिन इन सम सर्कमस्टांसेस समझ सकते हैं कि इट वाज नेसेसरी, लेकिन क्या हमने उसको सही तरह चैनलाइज किया, ये बहुत ज़रूरी था। इसके अलावा जैसे जॉब कीपर है, जॉब सीकर है, अगर हमें वो पेमेंट्स एम्प्लॉयर से मिल रही थी, देन क्या हमें सुपर से निकालना बहुत ज़रूरी हो गया था? क्या हम कुछ अरसा सस्टेन कर सकते थे? या वही चीज़ मैं बार बार कहूँगा कि हम सुपर से निकाल भी लेते, लेकिन उसको रखते और उतना यूज़ करते जितना हमें ज़रूरत होती, और जैसे ही हालात ठीक होते, जॉब सीकिंग पेमेंट आना शुरू हो जाती, जॉब कीपर पेमेंट आना शुरू हो जाती, हम उसको वापस डाल देते। तो कुछ चीज़ें हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन व्हाट्स गॉन इज गॉन, जो हम हमेशा कहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग में, हम वी कांट चेंज के जो हो गया, लेट्स लुक फॉर द फ्यूचर। आपने बहुत सही कहा कि जो अर्ली एक्सेस टू सुपर था उसका जो है सही तरीके से यूज नहीं हुआ। अब कुछ प्रोग्राम्स भी आ रहे थे, मैं देख रहा था कि वो $10,000 कॉस्मेटिक सर्जरी पर, कार्स पे, सब पर, इन पर जो है, जो रिटेल इंडस्ट्री ने फिगर दी थी एंड ऑफ द क्वार्टर जून में, कि जब अप्रैल से ये पैसे आना शुरू हुए फर्स्ट लॉट के 10,000 के, 60% ऑफ द ग्रोथ was in the sectors of gambling and alcohol. So it's not a coincidence, but there are strong evidences behind it. अब सुपर का पैसा, जैसा कि आपने कहा कि ये $10,000 नहीं है, एक तो $10,000 को कंट्रीब्यूट करने के लिए आप 2-3 साल काम करना चाहिए, और वो $10,000 रिटायरमेंट पे
$100,000 भी हो सकते थे, और आपने वो $100,000 बेसिकली अल्कोहल और गैम्बलिंग में खर्च किए बजाय कहीं वो खर्च करने के। लेकिन अगर आपके ने थोड़ा ध्यान रखा है, जैसे कि आपने कहा कि लॉकडाउन में हम लोग सभी घर बैठे हैं, खर्चे इतने नहीं हो रहे हैं, ना कॉफी ना ईटिंग आउट वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा है, फ्यूल इतना कंज्यूम नहीं हो रहा, पेट्रोल के पैसे बच रहे हैं। आपके सामने पेट्रोल की प्राइसेस कितनी नीचे आई हैं। हाँ, तो ये जो है पैसा भी बचा है, और इसका भी जो है सही यूटिलाइजेशन किया जा सकता है अगर ढंग से प्लान किया जाए तो और वहीं पर ये फाइनेंशियल प्लानर्स इम्पोर्टेंट होते हैं। इसमें एक और सवाल जिसके बारे में हम बातचीत कर रहे थे, हम फाइनेंशियल प्लानिंग, अकाउंटेंट के पास तो सभी लोग जाते हैं टैक्स रिटर्न करने हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग स्पेशली हमारी सब कॉन्टिनेंट की जो कम्युनिटी है, कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, ये सही है क्या? किसी हद तक सही भी है, और उसकी वजह ये भी है कि जो हमारे अपने सब कॉन्टिनेंट से फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, उन्होंने भी अपनी कम्युनिटी पे ध्यान नहीं दिया। तो जैसे आज मैं यहाँ पे हूँ, दूसरी तरफ अपनी कम्युनिटी में जहाँ भी उठना बैठना होता है, कोशिश करता हूँ कि उनको अवेयरनेस आती रहे इस चीज़ के बारे में, तो ताली दो हाथ से बजती है। जो प्रोफेशन है उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को एजुकेट करे। तो ये बात तो ठीक है कि अपनी कम्युनिटी में इसका ज़्यादा क्या लें असर रसूख नहीं है, लोग इस बात में नहीं सोचते। कुछ एक मिसकंसेप्शन है, जैसे कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसमें एक वीडियो है मिसकंसेप्शंस, गलतफहमियां फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। दो बहुत मेजर हैं। एक ये कि फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो अमीरों के लिए है, आपके पास ढेर सारा पैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि एवरीथिंग काउंट्स, यू स्टार्ट समवेयर। तो थोड़े से शुरू करें, उसको तरीके से इन्वेस्ट करें, उसकी ग्रोथ करें, तो यू कैन स्टार्ट इवन विद अ स्मॉलर अमाउंट। और फाइनेंशियल प्लानिंग ये नहीं है कि आप 50 के हो जाएं और आप 10 साल में मैंने रिटायर होना है, या 55 के हो जाएं तो तब जाके करें। अगर स्टार्ट से स्टेप्स लें तो हमारा फ्यूचर काफ़ी बेहतर हो सकता है, काफ़ी बेहतर। जब हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं तो जिसे कहते हैं ना, आंखें खुली रह जाती हैं कि यार इट्स अ बिग डिफरेंस। तो इसी तरह जो दूसरी गलतफहमी है वो ये है कि ये बहुत कॉस्टली होती है। उस वजह से भी कुछ अपने लोग समझते हैं कि इतने पैसे मैं क्यों दूं, अकाउंटेंट को तो मैं 200-300 में मेरा साल में काम हो जाता है, या जो बिजनेस अकाउंटिंग भी है 2000 हो गया चलो साल का, ये मैं क्यों इतने पैसे दूं। अगर आप रियली सोचो कि अगर कोई लेट्स से फाइनेंशियल प्लान है, वो आपको कॉस्ट करता है 3000, अगर आप 30 पे हो और वो अगले 30 साल आपके जो ग्रोथ है या लुक आफ्टर है वो उस पर डिपेंडेंट है, तो इट्स ओनली $100 अ ईयर। दैट्स राइट। और रिटायरमेंट इज नेक्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ। ऐसा नहीं है कि रिटायरमेंट पे लाइफ खत्म हो जाती है। अभी डॉक्टर्स हमें जाने नहीं देते तो वी आर लिविंग लॉन्गर। एवरेज एज जो है इवन ऑस्ट्रेलिया में, ग्लोबली भी, इट्स ग्रेजुअली 85 तक चली गई है। तो ऐसा नहीं है कि 60 पे लाइफ खत्म होनी है, वो एक नया फेज शुरू होता है। 20-30 साल आपका जो है आपको चाहिए, बिल्कुल, जहां इनकम नहीं है। आप देखो कि जनरली अगर आप 25 पे कोई रीजनेबल स्टेबल जॉब शुरू करते हो, यू वर्क फॉर अराउंड 30 years or so, देन अनदर 30 years आपको लुक आफ्टर करना अपने आप को, जब आप नहीं काम कर रहे हो। तो इट इज नॉट सिंपल, और उसका हमें डेफिनेटली ध्यान करना चाहिए, खासकर हमारी कम्युनिटी को, क्योंकि वी स्टार्ट विद ए स्मॉलर बेस। क्योंकि अभी भी जो अब हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, दे विल बी इन अ बेटर पोजीशन फॉर श्योर, क्योंकि उनके पास एक बेस होगी। जो हम या हमसे पिछली जनरेशन थे, दे वर माइग्रेंट्स, तो उनको इतनी स्ट्रॉन्ग बेस नहीं मिली। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि अभी भी वी नीड टू वर्क ऑन दैट और उसको बेहतर करें। तो फाइनेंशियल प्लानिंग इम्पोर्टेंट है। आते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग पे और विषयों पर बातचीत करते हैं। जी हाँ, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, सुपर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, रिटायरमेंट प्लानिंग, एस्टेट प्लानिंग, इन विषयों पर आते हैं। लेकिन अभी बात करते हैं अपने मेगा सुपरस्टार राजेश खन्ना। आप राजेश खन्ना को पसंद करते थे? एब्सोल्युटली जी। उनकी कोई फेवरेट फिल्म आपकी?
राज खन्ना फिल्में तो काफी थी, फिल्में तो बहुत थी, आराधना से लेकर कटी पतंग इनफैक्ट बहुत फेमस भी रही और उसकी स्टोरी बहुत अच्छी थी, तो डेफिनेटली इट वाज वन ऑफ द बेस्ट वंस। जी हाँ, उनको तो फाइनेंशियल प्लानिंग की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी होगी। आप सरप्राइज होंगे कि ये लोग भी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। क्योंकि आई मीन ही वाज लाइक फॉर आई थिंक एक मैं पढ़ रहा था कि एक पीरियड था, ही वाज द हाईएस्ट अर्निंग एक्टर अपने जमाने में, अमिताभ बच्चन से पहले। आई थिंक 69 से लेकर आई थिंक लेट 70s तक। तो खैर, आपने जैसा कहा फाइनेंशियल प्लानिंग की सभी को जरूरत पड़ती है, और आपने कहा भी फाइनेंशियल प्लानिंग कभी रिच पीपल ज्यादा लोग सोचते हैं, लेकिन सभी के लिए जरूरी सभी है। के लिए। आइए सुनते हैं एक उनका फिल्म, आपने कटी पतंग की बात, सफर का, जीवन से भरी तेरी आंखें। जीवन से भरी तेरी आंखें मजबूर करें जीने के लिए सागर भी तरसते रहते हैं, तेरे रूप का रस पीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें। तस्वीर बनाए क्या कोई लिखे तुझ पे कविता, रंगों छंदों में समाएगी, रंगों छंदों में समाएगी, किस तरह से इतनी सुंदरता एक धड़कन है तू दिल के लिए, एक जान है तू जीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें। सुगंध है सांसों में, बाहों में कमल की कोमलता, किरणों का तेज है चेहरे पे, किरणों का तेज है चेहरे पे, हिरणों की है तुझ में चंचलता, आंचल का तेरे है तार बहुत, कोई चाक जिगर सीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करें जीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें। तेरा साथ है इतना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा। आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद FM 91.1 पर, और हम बातचीत कर रहे हैं इमरान साहब से फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। और आप ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं रेडियो मनपसंद ऐप पे भी सुन रहे हैं। इस बारे में जो अब हम बातचीत कर रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग, जैसा कि इमरान साहब ने बताया कि फाइनेंशियल प्लानिंग हर स्टेज में इम्पॉर्टेंट है। अक्सर होता यह है कि लोग एक दिन अचानक उठते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, लेकिन वेरियस स्टेजेस ऑफ लाइफ में हम जाते हैं। शुरुआत होती है, शादी होती है, बच्चे होते हैं, उसके बाद मिड लाइफ आती है, फिर प्री रिटायरमेंट एंड रिटायरमेंट। सो वेरियस स्टेजेस पर अपने फाइनेंशियल हेल्थ का ध्यान रखना होता है। इमरान साहब,
कैसे इन वेरियस स्टेजेस में प्लानिंग की जाए? जी, प्लानिंग जो है जैसे आपने कहा कि डिफरेंट स्टेजेस पे होती है, और वही चीज़ है कि जितना जल्दी हो उतना बेहतर आउटकम होता है. अगर हम 20s में कुछ करना शुरू करें तो हमारा जो पीक का टाइम होता है अर्निंग का या स्टेबिलिटी का, कि जब बच्चों की एजुकेशन कॉस्ट कम होना शुरू होती है, लोन्स काफ़ी उतर चुके होते हैं, 40s की एज में अगर स्टेबिलिटी है तो हमारे पास अभी भी अगले 15-20 साल होते हैं कि हम उसको सही तरह यूटिलाइज करके अपनी जो प्रोजेक्टेड रिटायरमेंट है या प्रपोज रिटायरमेंट है उसको बेहतर कर सकें. देन उसके बाद ऑब्वियसली कि हमने रिटायरमेंट में करना क्या है. इनिशियली लाइफ में जो गोल्स होते हैं एज 20 में वो डिफरेंट, खाया पिया ऐश की मौज वो भी जरूरी है, वो भी जरूरी है. लेकिन अगर आप एक रूटीन में चीज सेट करें कि इतनी मेरी इनकम है, इसमें से ये मैंने स्पेंड करना है, नेसेसिटी है, ये मेरी एंटरटेनमेंट के अमाउंट है, लेकिन देन इतने मैंने सुपर में डालने हैं, इतने मैंने रेगुलर इन्वेस्टमेंट में करने हैं. देखें, इफ समवन कम्स टू मी एज 30 पे आके मुझे कहता है कि मैंने 50 पे रिटायर होना है, मेरे पास 20 साल हैं, आई कैन प्लान समथिंग फॉर दिस पर्सन, ठीक है. लेकिन अगर आप 40 पे उठ के मुझे कहो कि यार इट्स नॉट गुड के आई वर्क टिल 60, आई एम प्लानिंग ऑन रिटायरिंग एट 50, तो आई कांट डू मैजिक. वेरी सिंपली, फाइनेंशियल प्लानिंग में मैजिक नहीं हो सकता. समय, टाइम इज द एसेंस ऑफ मनी. एब्सोल्युटली. तो उसमें ये है कि बहुत से मेरे क्लाइंट्स हैं और रहे हैं जो अर्ली, देन जब देखें सुपर वी एक्सेस एट 60, दैट्स रियलिटी, वी कांट डू इट बिफोर दैट. कुछ डिफाइंड बेनिफिट स्कीम्स हैं जैसे CSS है, PSS है, उसमें हम 55 पे भी कर सकते हैं. लेकिन हमें ये सोचना है कि अगर हम अर्ली रिटायरमेंट चाहते हैं या चॉइस चाहते हैं कि 3 दिन काम किया या 5 दिन किया या 6 महीने किया, 3 महीने ना किया, इस तरह से अपनी लाइफ में कुछ गोल्स हैं, किसी ने कोई ट्रैवल करना चाहता है, कोई बुक लिखना चाहता है, अपनी डिफरेंट हॉबीज हैं लोगों की, और वो आप अर्ली लाइफ में करना चाहते हो जब आपके हेल्थ अच्छी है, जब आप चीज़ें कर सकते हो, तो उसके लिए आपको 30s में अर्ली लाइफ में चैनलाइज करना है. तो ऐसा नहीं है कि 50 में आप रिटायर नहीं हो सकते. देखिए, रिटायरमेंट हम एक और मिसकंसेप्शन है कि रिटायरमेंट इज व्हेन यू कैन एक्सेस द मनी या व्हेन यू रीच एज, पेंशन एज, जो गवर्नमेंट पेंशन है. रिटायरमेंट इज नथिंग टू डू विद एज. रिटायरमेंट इज इनकम बाउंड. अगर मेरे पास आज इनकम है तो मैं आज रिटायर हो जाऊंगा, चाहे मेरी उम्र 50 है, 70 है या 20 है. अगर मेरे पास इनकम है तो मैं रिटायर हूँ. चॉइस है ना. रिटायरमेंट इज अ चॉइस. रिटायरमेंट कोई कंपल्शन नहीं है, वो चॉइस है. वो चॉइस हमेशा ऐसे ही आती है कि इनकम है तो वो चॉइस है. That's right, yeah. तो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ वेरी सिंपली हमें चैनलाइज करना चाहिए कि अगले 20 साल देन 40 साल कैसे होंगे. वो पिक्चर लगता है कि इज फार अवे. अभी थोड़े देर पहले हम बात कर रहे थे ऑफ एयर के जब हम यहाँ आए कितने साल हो गए, इतने वो कभी लगता है कि कल की बात है. तो टाइम जो हम कहते हैं टाइम फ्लाइज. जी हाँ. तो इसको जितना जल्दी करें उतना वो क्या उसको कहते हैं कि सबर का फल मीठा होता है. तो जितना जल्दी उसको हम अप्लाई करेंगे उतना फल मीठा मिलेगा. तो आपने जैसे कहा कि इसको इफ वी स्टार्ट अर्ली दैट्स बेटर. कई बार नहीं हो पाता है, लेकिन एक प्लान होना चाहिए. और इन्वेस्टमेंट के लिए जैसा आपने ये नहीं कहा कि आपको सुपर रिच होना चाहिए जितना शुरुआत अर्ली कर रहे हैं, तो किस तरह से वेल्थ बिल्डिंग एक्सरसाइज की जाए. वेरियस इन्वेस्टमेंट जो जिस तरह के ऑप्शंस हैं, क्या ऑप्शंस हैं, किस तरह से वो वेल्थ बिल्डिंग की जाए. बिल्कुल. देखिए, मेरी जो प्रोडक्ट है वो कोई सुपर फंड नहीं है, कोई शेयर नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट फंड नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है. द प्रोडक्ट जिस पे मैं एडवाइस करता हूँ वो है स्ट्रेटजी. मेरे पास स्ट्रेटजी है और एडवाइस है. दैट इज माय प्रोडक्ट. तो इट्स वेरी इंडिपेंडेंट. इसमें आप कोई किसी एक फंड के साथ बाउंड नहीं हो, किसी एक बैंक के साथ बाउंड नहीं हो. इट्स गोल बेस्ड. तो होता क्या है कि जब कोई क्लाइंट आता है, वेरी सिंपली वी सिट डाउन, वी लुक एट के व्हाट इज योर गोल.
पहले हम उसको असेस करते हैं कि ये गोल रीजनेबल है भी कि नहीं. वही चीज वेरी सिंपली कि अगर कोई 55 पे आके कहे मुझे 100,000 चाहिए, इनकम एट 60 एंड देयर आरंट इनफ एसेट्स, तो मैजिक नहीं हो सकता. अगर वो अर्ली लाइफ में हम गोल सेटिंग करें, दैट इज द इनकम वी नीड, दैट इज द एज हमें चाहिए, तो वो मैनेज भी हो सकता है, अचीव भी हो सकता है. अचीवेबल गोल होना चाहिए. तो उसके लिए स्ट्रेटजीज प्लेस करते हैं. अब वो स्ट्रेटजीज देन वो आपके वाली बात के फिर वो चीज़ें आती हैं कि वो सुपर कैसे मैनेज करनी है, शेयर खरीदने चाहिए नहीं खरीदने चाहिए, मैनेज फंड्स होने चाहिए कि नहीं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें, गोल्ड में इन्वेस्ट करें, किस में करें जी. अब उसमें ये है कि अगर तो हमारा गोल है कि हमने अर्ली रिटायरमेंट जिसे कहते हैं 50 में 40 में इवन होना है, तो हमारे पास कौन से एसेट्स हैं जो हमें इनकम जनरेट करके दें, देन सुपर इज आउट ऑफ द क्वेश्चन, क्योंकि सुपर वी कांट एक्सेस टिल 60. ठीक है ना. एनीवन बोर्न आफ्टर 1st of January 1957 we can't access it. 1st of July 1964 we can't access it till 60. तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम उन चीज़ों को देखें जो हम अर्ली एक्सेस कर सकते हैं. जैसे हमारी शेयर पोर्टफोलियो हो गई, हमारी गोल्ड बेस इन्वेस्टमेंट हो गई, हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो गई, वो पे ऑफ होगी तो इट विल गिव अस अ पैसिव इनकम. फिर मैनेज फंड्स हो गए जिसमें कि हम एक्सेस कर सकें अपना कैश बिफोर वी कैन एक्सेस द सुपर. सो फॉर द 10 years या 5 years जितना भी पीरियड है बिफोर रीचिंग आवर सुपर एक्सेसिबिलिटी, हम अपनी जो रिटायरमेंट है उसकी इनकम को चैनलाइज कर सकें. तो देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस. अब उसमें एक क्वेश्चन था आपके पास आया शायद ETF का. तो ETF इज बेसिकली वन ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस. जी. उसमें भी यही है कि गोल क्या है. कोई भी इन्वेस्टमेंट विदाउट गोल, सोचे समझे बगैर शुरू कर लेनी, उसका एंड आपको नहीं मिलेगा. जी हाँ. या उसकी इम्पोर्टेंस खत्म हो जाएगी. जी. वो आपने सही कहा. जस्ट लोग सोचते हैं बैठे हुए, आपने कहा कि गोल तो होना चाहिए, लेकिन जैसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आपने कहा, शेयर, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और मैनेज फंड्स वगैरह ऑप्शंस हैं. इनका कोई रिलेटिव एडवांटेज और डिसएडवांटेज, और या फिर पोर्टफोलियो में, आपके पोर्टफोलियो में कितनी परसेंटेज इन ईच ऑफ दिस होना चाहिए, कोई इस तरह की गाइडलाइंस है क्या? और I understand like you know individual circumstances पे डिपेंड करता है. देखें, वो गाइडलाइंस आर अगर किसी ने खुद से कुछ नहीं करना, देन वो गाइडलाइंस हैं. जैसे सुपर फंड्स होते हैं, वो ऑटोमेटिकली समवन जो अर्ली एज में है उसको ग्रोथ में डाल देते हैं, या कोई मिड लाइफ में है उसको बैलेंस में डाल देते हैं, जो लेट लाइफ में उसको कंजर्वेटिव में डाल देते हैं. अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें तो देयर इज नो सच थिंग. अच्छा. ठीक है. क्योंकि अर्ली लाइफ में भी अगर समवन इज नॉट कंफर्टेबल कि मैंने रिस्क लेना ही नहीं है, तो एडवाइस शुड बी कि डोंट टेक द रिस्क. क्योंकि दैट पर्सन, अगर आप उसको जबरदस्ती वाली बात होगी कि अगर आप उसको ग्रोथ में डाल दो, लेट्स से मार्केट 10% भी नीचे आती है, उसका स्मॉल अमाउंट लेट्स से 50,000 भी 45 हो जाता है, दैट पर्सन, उसको रात को नींद नहीं आएगी. ठीक है. तो देयर इज नो सच थिंग. दूसरी तरफ अगर एक कपल या इंडिविजुअल वो रिटायर हो रहे हैं 60 पे फॉर एग्जांपल, उनके पास इतना अमाउंट नहीं है कि वो उनकी रिटायरमेंट इनकम जनरेट कर सके, देन डिफेंसिव होना ऑप्शन नहीं है. क्योंकि देन यू आर लुकिंग एट कि मैंने ये ग्रोथ कहाँ से लाऊं कि मेरी इनकम आती रहे. तो इवन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ, a very real example, I have a client who is in late 70s. He is almost 80% growth. क्योंकि there is no other way he can generate the income he needs. लेकिन but he's prepared to take risk. He's prepared to take. It comes with educating that client. Also, it comes what we call 3-bucket approach, or the one I use for my clients in retirement who are already retired. We need to make sure there is always a stability in their income. He can be in growth or she can be in growth, लेकिन few years worth of income should be secure. वो
उसके एक्सेसिबिलिटी इजी होनी चाहिए, उस पर मार्केट इम्पैक्ट ऑलमोस्ट मिनिमम होना चाहिए. नेक्स्ट बकेट कैन बी फॉर another 7-8 years, and then you put everything else maybe in growth to generate income for later in life. So even in retirement at different stages there is availability of income. जी. तो ये सारी स्ट्रेटजीज जो हैं वो स्टार्ट ऑफ द वर्किंग लाइफ से भी इम्प्लीमेंट होनी चाहिए. सो यू आर प्रिपेयर्ड एवरी टाइम. उसमें ये है जो मैंने अभी आपसे बात की कि क्लाइंट को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है अलोंग द वे. ऑल ऑफ माई क्लाइंट्स हु आर विद मी दे आर ऑन ऑनगोइंग सर्विस बेसिस. तो उसमें ये होता है कि ऑन रेगुलर टाइम्स we change the investment options. We move them around. जी. उसकी वजह से ये होता है कि we are preempting what's gonna happen in the market. Crystal ball कोई नहीं है. That's Market can go further high उसके बाद भी नीचे जा सकती है, लेकिन we make calculated assumptions based on experience कि market में क्या होने वाला है और हम उसको change करते हैं. That reduces the risk of negative return. कि पैसे देखिए, sometime I go to my clients and say, guess what? I lost you 2%. But that would mean I probably save you 7% because everyone else is losing 9%. That's right. Still, you're doing better than yes. So that comes market. with regular advice, Yeah. regular education at every stage of life when they are investing. जी. आपने बात कर रहा हूँ मैं, आपने सही कहा, रिस्क प्रोफाइल पे डिपेंड करता है और अपने पर्सनल I think preferences पे शेयर्स और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज ए क्लासिक एग्जांपल. शायद हमारे सब कॉन्टिनेंटल लोग जो है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो कि ब्रिक एंड मॉर्टर है उसमें ज्यादा इन्वेस्ट करना बेहतर समझते हैं बजाय शेयर. दे माइट थिंक दैट इज अ बिट ऑफ अ गैम्बलिंग. बिल्कुल. लेकिन दूसरी ओर अगर आप प्योर अकाउंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डज नॉट मेक मच सेंस. योर नेगेटिव गियरिंग, यू नो, सो उसमें कैसे पैसा बन सकता है टू, you know. तो दोनों होता है कि बातें होती हैं, दोनों ही होती हैं. और देखें, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ऐसा नहीं है कि उसमें पैसा नहीं भी बनता, लेकिन वो भी अगेन एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन कि आपका गोल क्या है. जी. आपका गोल सिर्फ नेगेटिव गियरिंग है कि आपको टैक्स डिडक्शन मिलता रहे, या आपका गोल है कि एट सम स्टेज ओवर द लॉन्ग पीरियड टेनेंट हैज पेड इट ऑफ एंड यू गॉट अ पैसिव इनकम फॉर लेटर इन लाइफ. लेकिन उसके लिए भी आपको ये रिसर्च करनी है कि मेरी प्रॉपर्टी कहाँ पे है, उसमें ग्रोथ होगी, उसमें स्टेबल टेनेंट रहेगा, कितनी मुझे उसमें इनकम आएगी अगेंस्ट आपका जो डेट है, ताकि आपकी जो ग्रोथ रेशियो है, इनकम रेशियो है, वो आपकी फेवर में रहे. ऐसा नहीं है कि आपका लोन ही जो है वो, जैसे फ्यू ऑफ द क्लाइंट्स या लोगों ने प्रॉपर्टीज ली नॉर्थ क्वींसलैंड में, दे वर प्रॉमिस्ड super gains, yeah. But they made super losses. ध्यान रखना चाहिए. तो again, property investment is great if you can have it linked to your goals, not just one simple agenda के मुझे नेगेटिव गियरिंग चाहिए, मुझे टैक्स कम करना है. टैक्स कम करने के और भी बहुत से अच्छे प्रोडक्टिव वेज हैं. प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट शुड बी कि मुझे इसको पे ऑफ करके पैसिव इनकम चाहिए रिटायरमेंट में, या इसमें ग्रोथ होगी इसकी वैल्यू में, तो आई कैन सेल इट एंड पे ऑफ समथिंग एल्स. लेकिन again you need to be mindful of capital gains tax as well. जी. चलिए एक थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं. क्वेश्चन एक दो सवाल भी आए हैं रिटायरमेंट प्लानिंग पर, उसके बारे में बातचीत करेंगे. उससे पहले इस ब्रेक के बाद हम सुपर एन्युएशन के बारे में बातचीत करेंगे, किस तरह से सुपर एन्युएशन मैनेज किया जाए. और तब तक एक और गीत सुनते हैं अपने राजेश खन्ना, जिनके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, एक जिनकी डेथ एनिवर्सरी थी वहाँ पर. और जिंदगी जो है एक सुहाना सफर है, इसमें तो दो राय नहीं. अगर आपकी सही फाइनेंशियल प्लानिंग है और अगर आपकी सही फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है तो सफर थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है. जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना. जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल
यहाँ कल क्या हो किसने जाना अरे ओले ओले हो 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 ओले ओले चांद तारों से चलना है आगे आसमानों से बढ़ना है आगे अरे चांद तारों से चलना है आगे आसमानों से बढ़ना है आगे पीछे रह जाएगा ये जमाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना ओले ओले हो 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 हंसते गाते जहाँ से गुजर दुनिया की तू परवाह न कर हंसते गाते जहाँ से गुजर दुनिया की तू परवाह न कर मुस्कुराते हुए दिन बिताना यहाँ कल क्या हो किसने जाना जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना ओले ओले हो ओले ओले हो ओले ओले हो ओले ओले हो मौत आनी है आएगी एक दिन जान जानी है जाएगी एक दिन अरे मौत आनी है आएगी एक दिन जान जानी है जाएगी एक दिन ऐसी बात से क्या घबराना यहाँ कल क्या हो किसने जाना जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना अरे ओले ओले हो अरे ओले ओले हो समय करीब 11:35 हो रहे हैं और आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद FM 91.1 पर और साथ ही साथ सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद ऐप पर और हम बातचीत कर रहे हैं हमारे एक्सपीरियंस फाइनेंशियल प्लानर श्री इमरान अमजद साहब से और ये कार्यक्रम आप फिर रेडियो मनपसंद ऐप पर आज दोपहर को सुन सकते हैं और शायद कल भी सुन सकते हैं ये आपको ज़्यादा जानकारी देंगे हम बाद में एक विशेष हम लोगों की जिंदगी में यहाँ पर कंपलसरी सुपर एन्युएशन है और कैनबरा की जब बात करें तो यहाँ पर तो पब्लिक सेक्टर सुपर आपने जैसे पहले कहा था डिफाइंड बेनिफिट स्कीम है हालांकि अब लगता है कि वो डिफाइंड बेनिफिट स्कीम रियली गवर्नमेंट कांट अफोर्ड इट एनी मोर सो वो लगभग खत्म ही हो गई है तो ये जो 3 स्कीम्स हैं CSS PSS और PSS ऐप उनके बारे में थोड़ा सा बताएं और कैसे मैक्सिमाइज किया जा सकता है जी दोबारा यही कहूंगा कि कुछ करने से पहले अपने तौर पे एडवाइस ले लें जरूर लेकिन जनरली अगर आप लेट्स स्टार्ट विद CSS जो कि सबसे इन तीनों में सबसे पुरानी स्कीम थी जो गवर्नमेंट ने बंद करके PSS लाई तो CSS में
अगेन जनरली स्पीकिंग अगर आप पर्सनल कंट्रीब्यूशन जो है आपका वो आप 5% ऑफ योर सुपर सैलरी कर रहे हैं तो दैट इज़ द मैक्सिमम यू कैन डू इन दैट स्कीम, ठीक है। इससे ज़्यादा अगर आपने करना है तो उसमें पर्सनल कंट्रीब्यूशंस के लिए, सैलरी सेक्रीफाइस के लिए या आफ्टर टैक्स कंट्रीब्यूशंस के लिए भी बेटर वुड बी कि आप उसको किसी और सुपर फंड में करें। लेकिन CSS को मैक्सिमाइज करने के लिए आपको 5% अपनी सैलरी का ज़रूर करना चाहिए अगर आप कर सकते हैं तो। तो ये तो CSS हो गया। अब PSS की बात करें तो उसमें आपको मैक्सिमाइज करने के लिए 10% करना है अपनी सुपर सैलरी का, और ये आफ्टर टैक्स कंट्रीब्यूशन होता, एम्प्लॉयर ही इसको डिडक्ट करके आपके सुपर में ऐड करते रहते हैं। तो बोथ स्कीम्स जो हैं CSS PSS ये फार्मूला बेस्ड हैं। इसमें जो आपकी आउटकम है इट हैज़ वेरी लिटिल इम्पैक्ट बिकॉज ऑफ मार्केट। CSS में तो फिर भी आपका जो पर्सनल कंट्रीब्यूशन एक्यूमुलेट हो रहे हैं, जो आपका पर्सनल अकाउंट है, दैट इज़ इम्पैक्टेड बाय द मार्केट। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो आपका PSS है उसमें ये इम्पैक्ट बहुत मिनिमम, ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। अच्छा। क्योंकि जो PSS है वो आपकी फाइनल एवरेज सैलरी और आपका जो अक्रूड बेनिफिट मल्टीपल है विच इज़ बेस्ड ऑन कि आप कितने कंट्रीब्यूशन डाल रहे हो। दैट्स वाई आपका जितना कंट्रीब्यूशन 10% एज मच होगा उतना बेटर आपका बेनिफिट मल्टीपल होगा, तो आपकी पेंशन जो है वो कैलकुलेशन आपकी फेवर में रहेगी। So final average salary, that means 3 years before the retirement? 3 years on your birthday. 3 years तो on your अगर आप, ये PSS की बात है, अगर आप अपनी बर्थडे, क्योंकि PSS में आपको सैलरी जो है वो आपकी बर्थडे से रिलेटेड है, उस पर आपको इंक्रीमेंट अगर मिलती है तो आपको अपनी बर्थडे के बाद ही रिटायर होना चाहिए, अनलेस देयर आर सर्कमस्टेंसेस जैसे रिडंडेंसी हो गई, कोई और चीज़ें हैं, देन इट्स अ डिफरेंट फार्मूला, स्लाइटली डिफरेंट। लेकिन इन मोस्ट केसेस जब आप सिंपल रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं PSS में, तो फाइनल एवरेज सैलरी जो कि आपकी लास्ट 3 बर्थडेज की सैलरी है, लास्ट 3 बर्थडेज की सैलरी। तो अगर आपकी सैलरी ज़्यादा, ऑब्वियसली चाहे वो CPI लिंक्ड है या जैसे भी है, ज़्यादा हो रही है हर बर्थडे पे, तो आपको बर्थडे के बाद रिटायर होना चाहिए ताकि आपकी फाइनल एवरेज सैलरी ज़्यादा हो। अच्छा जी। और accrued benefit multiple depends upon how much contribution you make. How much? अगर आप over 10 years से 10% कर रहे हैं तो basically is 0.31, 31% of your salary is going in your super. But full time और part time काम कर रहे हैं उससे भी effect होता है? Definitely. आप still benefit will be maximized अगर आप 10% कर रहे हैं, लेकिन जो benefit multiple आपका बढ़ रहा है वो फिर pro rata हो जाएगा। अगर आप 80% कर रहे हैं तो वो 80% of the total benefit multiple। Alright, okay. जी, लेकिन उसका benefit still कि आप 10% करें। अच्छा जी। और PSS की जैसे आपने बात की, कंसेशनल कंट्रीब्यूशन जो है $25,000 तक होता है। हाँ जी। लेकिन मेरे ख्याल से PSS का जो फुल जो है वो 25,000 में काउंट नहीं होता है, आप स्टिल आप एक्स्ट्रा सैलरी सेक्रीफाइस कर सकते हैं। डेफिनेटली PSS क्योंकि डिफाइंड बेनिफिट है, उसमें जब हम कंसेशनल कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो उसमें नोशनल अमाउंट यूज होती है, इट्स नॉट एन एक्चुअल अमाउंट। तो जब 25,000 का कैप इंट्रोड्यूस हुआ था फ्यू इयर्स अगो, तो गवर्नमेंट ने एक नोशनल अमाउंट दी थी डिफाइंड बेनिफिट अकाउंट्स के लिए। अच्छा। तो उसकी जो वैल्यू है वो इट्स नॉट इवन फुल 9% जो कंट्रीब्यूशन आता है। तो यू कैन डेफिनेटली यूटिलाइज सैलरी सेक्रीफाइस कंसेशनल कंट्रीब्यूशन अमाउंट up to $25,000. जी। Obviously, we can't make it to PSS or there is no bigger benefit. Your own super fund. हाँ जी। If you have a second super fund, चाहे वो PSAP है, कोई है, doesn't matter, लेकिन वो उसमें आप करें तो definitely you can do it. अच्छा, that's one of the strategy. लोग समझते नहीं है कई बार कि इसीलिए वही चीज आ गई कि बात कर लें। देखें, अगर ये नहीं है कि अगर क्लाइंट इज अप्रोचिंग मी और उसमें एक सिर्फ जनरल इंफॉर्मेशन की बात है, तो इट्स नॉट के देन आई से कि जो हमारे प्रोफेशन पे एक
गलत नाम लगा हुआ है हाँ कि या कुछ एडवाइजर्स करते भी हैं कि स्टार्ट चार्जिंग फॉर एवरीथिंग, दैट इज ग्रीड. दैट्स राइट. अगर कोई जर्नल इंफॉर्मेशन चाहिए, pick up a phone, send me an email, why We'll not? send that. Yeah, that's I'll right. give you that information. It's a journal information. It's available out there. I'm just giving it to you. तो उसमें ये नहीं है कि I'm giving you a personal advice. लेकिन at least I can आपको मैं सीधे रास्ते पे डाल दूंगा. जी जी. ठीक है. तो बात कर लें किसी एडवाइजर से कि कितना करना चाहिए, इतनी मेरी सैलरी है, ये मेरा PSS का अकाउंट है, मुझे एडिशनल कंसेशनल कंट्रीब्यूशन करना है, कितने कर सकता हूँ. तो it's a good strategy. Absolutely. देखें, अगर हम assume कर लें, for example, majority of Canberrans, let's say they are in around 100,000 salary mark पे हैं, especially in public service कह लें. तो उसको अगर हम लेके चलें तो 39% टैक्स बनता है आपकी यूजुअल इनकम पे. जी. अगर आप कंसेशनल कंट्रीब्यूशन करते हैं सुपर में, इट कॉस्ट यू ओनली 15%. ठीक है. तो 24% ऑन एवरी सिंगल डॉलर फ्रॉम डे वन. मुझे बताएं कौन सी और इन्वेस्टमेंट है जो आपको ये रिटर्न देगी. That's right. गारंटेड बाय द गवर्नमेंट. That's right. Yeah, that's right. Yeah. तो एब्सोल्युटली अगर आपके सर्कमस्टेंसेस में है, आपको वो पैसे एल्सवेयर नहीं चाहिए, कंसेशनल कंट्रीब्यूशन सोचा जा सकता है. लेकिन एक चीज याद रखें कि वो जो आप कंट्रीब्यूशन करेंगे वो आप रिटायर होने से पहले, 60 से पहले एक्सेस नहीं कर सकते, डिपेंडिंग ऑन दी डेट ऑफ बर्थ. जैसे मैंने अर्लियर कहा कि जो भी 1 जुलाई 1964 से पैदा हुआ है, वी कांट एक्सेस दैट मनी बिफोर 60. जी. टैक्स इम्प्लीकेशंस, तो आप अगर 60 से पहले आप एक्सेस करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर डेट ऑफ बर्थ, इट विल बी टैक्सेबल. आप जो है there are certain limits, but they are very कह लें generous limits. तो even up to 200,000 roughly speaking, अगर आप एक्सेस करते हैं before 60 and if you are retired, ठीक है, you're not gonna pay tax. लेकिन after 60 everything is tax free. लेकिन अगर हम बात करें डिफाइंड बेनिफिट अकाउंट्स की, अभी बिफोर हम जर्नल सुपर की या PSS ऐप की बात करें, डिफाइंड बेनिफिट्स में टैक्सेशन इज वेरी डिफरेंट. उसमें यह है कि जो आपकी पेंशन है, इट इज स्टिल अ टैक्सेबल सोर्स ऑफ इनकम. लेकिन जब आप 60 पे पहुंचते हो तो आपको 10% रिबेट मिलती है. अच्छा. विच इज क्वाइट जेनरस, क्योंकि वो 10% जो है वो आपको टैक्स अमाउंट पे नहीं है, वो पेंशन अमाउंट पे है. तो इट इज क्वाइट जेनरस. अच्छा. तो वेरी सिंपल एग्जांपल, लेट्स से अगर आपकी आफ्टर 60 जो है डिफाइंड बेनिफिट पेंशन वाज लेट्स से अराउंड 70,000, इट विल बिकम टैक्स फ्री. अच्छा जी. तो डिफाइंड बेनिफिट टैक्स को भी आई वुड से कि एडवाइस ले लेनी चाहिए, क्योंकि आप स्टिल फर्दर कंट्रीब्यूशंस कर सकते हैं अपनी सुपर में उस टैक्स को रिड्यूस करने के लिए. ठीक है. अब बात आ जाती है PSEP की. PSEP जो है वो न्यूएस्ट वर्जन है, एक्यूमुलेशन अकाउंट, जस्ट लाइक एवरीवन एल्स हैज. द डिफरेंस इज कि उसमें कोई डिफाइंड बेनिफिट फार्मूला नहीं है. आपने जो पैसे डाले हैं या एम्प्लॉयर ने डाले हैं, उस पर जो भी रिटर्न आया है, चाहे वो नेगेटिव है पॉजिटिव है, एट द एंड ये आपके पैसे हैं, थैंक यू वेरी मच. वेरी सिंपल, प्रॉफिट एंड लॉस बेस पे है वो. द ओनली डिफरेंस इस केस में गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन इज हायर. वो अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, फेडरल गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं तो वो 15.4% है कंपेयर टू एवरीवन एल्स जो कि 9.5 है. और ACT गवर्नमेंट इन सम डिपार्टमेंट्स दे डू 10%, अदरवाइज यूजुअल 9.5. अच्छा. Some enterprise agreements make it higher, but nowhere close to 15.4 जो कि फेडरल गवर्नमेंट का 15.4. और प्लस प्रोडक्टिविटी सुपर कंट्रीब्यूशन वो डिफाइंड बेनिफिट में. अच्छा. वो PSS और उसमें CSS में होता है. और एक बड़ा भारी डिसीजन जब लेना होता है, रिटायर हो रहे हैं, पेंशन ये वर्सेस लंप सम. देखें, अगेन पर्सनल सर्कमस्टेंसेस. अगर फॉर एग्जांपल आपकी पेंशन क्वाइट कॉम्प्रिहेंसिव है और दूसरी तरफ अभी कोई लोन्स हैं, कोई लाइबिलिटीज हैं जो अभी पे ऑफ नहीं हुई या आने वाली हैं, देन हो सकता है कि किसी को लमसम भी चाहिए हो.
तो प्रोविजन तो है, आप ले सकते हैं लमसम भी, लेकिन अगेन अपने सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए या जनरली मार्केट को देखते हुए इट्स अ लाइफ टाइम पेंशन, और वो सीपीआई लिंक्ड है। पब्लिक सर्विस में पे बढ़े ना बढ़े, पेंशन जरूर बढ़ेगी सीपीआई से। तो आपको ये डेफिनेटली सोचना चाहिए, एडवाइस ले लेनी चाहिए कि मुझे लमसम लेना है या पेंशन लेनी है या मिक्स लेना है, क्या करना है। जनरली स्पीकिंग तो आपको पेंशन जैसा रिटर्न जो है वो कहीं और नहीं मिल सकता। और दूसरा ये भी है कि सर्वाइविंग स्पाउस को जो पेंशन है सीएसएस और पीएसएस की, डीएफआरडीबी की, वो 67% पे जाती है। अच्छा, हाँ। एक और इसमें बेनिफिट है या कह लें उसमें एक और पॉइंट है कि अगर आप इनिशियल अमाउंट कम लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी $100 बनती है पेंशन, आप $93 लेना शुरू कर देते हैं, उस वजह से अगर कुछ आपको हो जाता है तो स्पाउस को हायर अमाउंट मिलेगी। अच्छा जी, तो ये चीजें अगेन जनरली नहीं पता होती। तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हमें इस चीज को कैनबरा में रहते हुए या अपने फ्यूचर को देखते हुए, ना सिर्फ खुद को बल्कि अपने स्पाउस को देखते हुए, हमें ये एडवाइस ले लेनी चाहिए कि कौन सी ऑप्शन बेटर है। क्योंकि देन जब कोई हमारे साथ बैठेगा, हम उसके सर्कमस्टेंसेस देखेंगे, उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, हेल्थ वाइज क्या है। क्योंकि रिमेंबर, अगर ऑन द अदर हैंड लेट्स से टोटली डिफरेंट सिनेरियो देन स्पाउस या फैमिली, अगर कोई सिंगल है, पेंशन इज फॉर योर लाइफ और फॉर योर स्पाउस। अगर स्पाउस ही नहीं है एंड समवन पासेस अवे, टच वुड अर्लियर, दैट्स द एंड ऑफ द अकाउंट। तो इज इट रियली वर्थ टेकिंग द पेंशन? तो देर आर सर्कमस्टेंसेस जहाँ पे आप सोचोगे कि मुझे पेंशन लेनी है, लमसम लेना है, या मिक्स करके थोड़ा दोनों लेने हैं। तो अगेन एडवाइस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, और हालात जो है हर एक के अलग अलग होते हैं। एक ऐसा भी होता है कई बार, अपना यहाँ पर हस्बैंड वाइफ कपल दोनों ही काम कर रहे होते हैं, पब्लिक सर्विस में दोनों ही पीएसएस में हैं, खुदा न खास्ता एक स्पाउस पहले ही रिटायर होने से पहले ही नहीं रहता है, तो क्या उस मामले में लमसम या पेंशन लेना बेहतर होगा? उसमें आपको ये देखना होगा कि वो पेंशन कितनी है, क्योंकि रिमेंबर पीएसएस में the assumption is अगर कोई अर्ली पास अवे हो जाता है इवन 50 पे, पेंशन इज कैलकुलेटेड एट द एज ऑफ 60। तो वो एज 60 की पेंशन या स्पाउस को मिलती है या लमसम मिलता है। ठीक है, अब उसमें ये देखना है कि स्पाउस जो है, मेल या फीमेल डजंट मैटर, उसके पास लाइबिलिटीज क्या है, उसको लमसम चाहिए फॉर द टाइम बिंग के मे बी होम लोन पे करने वाला है, मे बी बच्चों की एजुकेशन रहती है, मे बी बच्चे यंग हैं, या सब कुछ हो चुका हुआ है तो मैंने बाद में अपनी पेंशन भी लेनी है, विल आई पे टू मच टैक्स, तो शुड आई टेक लमसम नाउ एंड पुट इट इन माय सुपर टू हैव टैक्स फ्री इनकम लेटर इन लाइफ। तो ये सारी चीजें मैंने रखती हैं कि क्या करना चाहिए। वही बात के इवन डिफाइंड बेनिफिट भी आल्सो बेस्ड ऑन द सेम फार्मूला फॉर एवरीवन, बट नॉट वन साइज फिट्स ऑल। जी। अब पीएसएस ऐप और प्राइवेट सेक्टर सुपर, हमारे यहाँ पर काफी लोग कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह भी हैं जो प्राइवेट सेक्टर सुपर में भी होंगे। अभी जैसा कि हमने बात कर रहे थे कोविड की, मार्केट काफी वोलेटाइल था और हर एक का जो है हार्ट स्टॉप हो रहा था जब मार्केट गिरता जा रहा था। ऐसे में जाके अपने सुपर ऑप्शंस चेंज करना चाहिए या जस्ट कैरी ऑन? देखें, इसके लिए मैं सिंपल ये कहूँगा कि हर सिनेरियो में देयर आर अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, लेकिन क्या हमें उसको चेंज कर देना चाहिए? मे बी नॉट। अच्छा, लेकिन टू पुट द फैक्ट्स ऑन द टेबल कि अगर आप रेगुलरली अपनी सुपर मॉनिटर कर रहे हैं, चाहे वो पीसएप है या दूसरी हैं आपकी इंडस्ट्री फंड्स हैं, जो भी हैं, अगर आप रेगुलरली उनको मॉनिटर कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं, तो और आपके पास एडवाइस अवेलेबल है उसके साथ,
तो आपने उनमें ऑलरेडी चेंजेस की होंगी या स्ट्रेटजीज ऐसी अप्लाई की होंगी कि मार्केट डाउनटर्न जो है वो आपके लिए ब्लेसिंग बन जाता है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं, जो मेरे क्लाइंट्स मेरे साथ हैं, लास्ट फाइनेंशियल ईयर का जो फर्स्ट 6 months थे अप टू December, January, Australian market had unprecedented growth, even worldwide. Dow Jones was touching almost 30,000. हमारी मार्केट 7,400 तक चली गई, जो कि GFC के पीक पे 6,600 था रफली, तो इट्स वेल अबव दैट। तो दैट वाज द टाइम वी हैड दिस स्ट्रेटजी के आई वाज टेकिंग मनी ऑफ द मार्केट फॉर माय क्लाइंट्स, not knowing के COVID is coming, but the market is too high, we need to make a strategic move. And then market crash, whether it was due to COVID या जो भी था, market crash, so that gave us the opportunity because we had so much money sitting in low risk cash and stuff. So we put the money back in the market at a very low end. Which means कि लास्ट 3 months में जो ग्रोथ वापस हुई है, मार्केट जो हमारी थी वो 4,800 तक आ गई थी ऑस्ट्रेलियन मार्केट, US मार्केट वाज डाउन टू अराउंड 21,000। तो व्हेन वी पुट द मनी बैक इन, हमने हर चीज जो है बहुत सस्ती खरीदी। सिंपल एग्जांपल दूं, मैक्वारी बैंक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, उसका शेयर जो है इट केम डाउन ऑलमोस्ट टचिंग 150, crashed to 70 something. So things were very cheap in the market. So we went in the market, we bought those assets, and when it lifted, we got the gain in the last 3 months. So literally in the height of the COVID, we capitalize on the opportunity. And this comes with obviously ongoing service and hand holding. I think timing the market as an individual करना बड़ा मुश्किल है। Exactly. किसी प्रोफेशनल की हेल्प चाहिए। कहना तो आसान है कि मार्केट जब ऊपर जाए तो बेचो और जब नीचे आए तो खरीदो, लेकिन कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा और वो किसी को नहीं पता। वो टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं कहूँ कि मुझे पता है या इवन फंड मैनेजर्स को पता है, ऐसा नहीं है, लेकिन हिस्टोरिकली या एक्सपीरियंस बेस्ड वी हैव द अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हाई, व्हाट इज लो। मार्केट कैन फर्दर गो हाई, कैन फर्दर गो लो, लेकिन एटलीस्ट विल बी मेकिंग दैट मूव इन टाइम। तो उस वजह से ये कि सुपर इनोवेशन में आपको रेगुलरली चेंजेस करनी चाहिए, और उसमें कोई सेट टाइम नहीं है कि कोविड हुआ है तो मुझे बेचना है, लेकिन सिंपल आंसर, लेटर वंस कोविड हैज हैपेंड, market has already crashed, then please don't move. क्योंकि it's too late. जैसे हम कहते हैं, हाँ exactly, too late है, we are crystallizing the losses. बिल्कुल, और वो losses वापस नहीं आएंगे। जी। सवाल आए हैं रिटायरमेंट प्लानिंग पर, और सवाल ये है कि कंफर्टेबल रिटायरमेंट के लिए कितना पैसा चाहिए, कपल के लिए और सिंगल के लिए। Sure. हमेशा एक सवाल हर एक के दिमाग में घूमता रहता है कि कितनी इनकम चाहिए। देखें, अगेन वो है पर्सनल प्रेफरेंस पे, मुझे कितने चाहिए, मेरा लाइफस्टाइल क्या है। अगर तो वही बात, आई एम कंटेंट विद के मेरी ये इनकम है, मैंने 2 वक्त का खाना खाना है, अपने बिल्स पे करने हैं और रिलैक्स करना है लाइफ में, देन इट डजंट कॉस्ट मच। लेकिन अगर आपको ये है कि मैंने ईटिंग आउट भी करना है एवरी वीक, मुझे ट्रैवलिंग करनी है, ओवरसीज जाना है एवरी ईयर और सेकंड ईयर, और आपने फर्स्ट क्लास जाना है, इकोनॉमी जाना है, कैसे जाना है। और टू बी ऑनेस्ट, सम प्लेसेस लाइक कह लें किम्बरली हो गया, ग्रेट बैरियर रीफ हो गया, इट कॉस्ट अस मोर टू देन गोइंग टू एशिया और यूरोप। तो इट कम्स डाउन टू अगेन setting the goals, what I need, how much I need at different stages. लेकिन as a guideline, और ये figures जो हैं कोई made up नहीं है, is based on research by Bureau of Stats and Superannuation Association. For comfortable, modest lifestyle as a couple, you do need close to $45,000. 45,000 कई लोगों को तो नहीं विश्वास होगा। हाँ, ऐसे ही है, लेकिन सिंगल के लिए अराउंड 38-39। लेकिन अगर आप एब्सोल्युटली कंफर्टेबल लाइफस्टाइल चाहते हैं जिसमें आप ये नहीं सोच रहे ओ शुड आई बाय दिस, शुड आई नॉट काइंड ऑफ थिंग, या आज मैं बाहर खाऊंगा तो पता नहीं 2 हफ्ते दोबारा खा सकूंगा कि नहीं, तो उसके लिए कपल्स के लिए इट्स अबाउट 62,000, सिंगल्स के लिए अराउंड 50। और जो जिसे हम, क्योंकि देयर इज नो अपर लिमिट,
जी। वो तो जितना ज्यादा होगा आप अपना लाइफस्टाइल सेट करते जाओगे, हाँ। ठीक है। लेकिन एक है लग्जरी कह लें आप उसको, हाँ। जिसमें आप ये नहीं सोच रहे कि मैंने ओवरसीज ट्रैवल करना है, करूँ ना करूँ, जाना है नहीं जाना, या मैंने गाड़ी हर 5 साल के बाद बदलनी है, या मुझे टीवी नया मॉडल आ गया लेना है, हाँ। आईफोन नया आ गया मुझे लेना ही लेना है, जी। देन यू लुकिंग एट $100,000। Okay, $100,000 is if you can और afford उसके it. उससे ऊपर there is And no there's no limit. limit. There is no This is limit. just हाँ. keeping a normal Remember one lifestyle. thing कि जब गवर्नमेंट जो है, जब आपके पास कोई और इनकम नहीं है, और जो एज पेंशन है फॉर अ कपल इट्स अराउंड 36,000, Yeah, and government only gives you money to Yeah. breathe and pay bills. yeah, that's right. तो अगर वो 36,000 है तो then 45 you just getting a modest lifestyle. It's just above age pension amount. Yeah. Going back to the super, जी. एक और को सवाल आया है. Very informative program. So when one spouse passes away suddenly and she has nominated pension under PSS, then does their spouse get pension automatically throughout living partner life? I think so. मैं क्वेश्चन कुछ इस तरह समझ रहा हूँ, आप मुझे दोबारा से टेक्स्ट भेज के करेक्ट कर सकते हैं Yeah. कि अगर तो एक स्पाउस ने अपनी लाइफ में ही पेंशन स्टार्ट कर ली है एंड वो पास अवे पर्सन हो गया है, तो यू विल रिसीव पेंशन ओनली, You can't get lump यू sum. कांट गेट लम्प सम। तो वो पेंशन जो है, अगर तो फुल पेंशन ली थी तो इट विल बी 67% ऑफ द पेंशन अमाउंट। तो ये मैं आपके सवाल को समझ रहा हूँ, लेकिन अगर अभी पेंशन स्टार्ट नहीं हुई, वर्किंग लाइफ में था ये मेंबर ऑफ PSS, तो आपको ऑप्शन होगी कि आप पेंशन लें या लम्प सम लें। ये ऑप्शन आपको PSS प्रोवाइड करेगी। अच्छा, तो बैक टू द रिटायरमेंट प्लानिंग। जी। एक तो पहले से थोड़ा सा प्री रिटायरमेंट, जब आप रिटायर होने वाले हैं कुछ साल पहले, उसके लिए क्या कुछ स्ट्रेटजीज हैं टू मैक्सिमाइज योर Definitely. रिटायरमेंट बेनिफिट्स? देखें, जनरली स्पीकिंग जब हम उस स्टेज पे आ रहे हैं, और लेट्स पुट असाइड के इंडिविजुअल गोल्स क्या होते हैं, जैसे अर्ली हम बात कर रहे थे कि 40 पे रिटायर होना है, 50 पे होना है, जो भी। हाँ, लेकिन अगर हम जनरली देखें, चलें 60 पे रिटायर होना है, क्योंकि दैट इज द अर्लीस्ट पॉइंट ऑफ एक्सेसिंग आवर यूजुअल सुपर फंड, ठीक है। उसके लिए होना ये चाहिए कि इन मोस्ट केसेस बाय 50 और सो होम लोन्स काफ़ी हद तक पे हो चुके होते हैं, बच्चे बड़े हो चुके होते हैं, दे मे नॉट बी एजुकेशन कॉस्ट, दे मे नॉट बी बिगर लाइबिलिटीज, देन वी शुड स्टार्ट एट लीस्ट दोज 10 years into a mechanism where we are securing more in our assets for retirement. अब चाहे वो सुपर है, चाहे वो शेयर्स खरीदने हैं, चाहे वो गोल्ड है, कमोडिटीज हैं, कुछ है, लेकिन it should be given a thorough thought for at least 10 years to get a reasonable outcome. उसमें आप एडिशनल कंट्रीब्यूशंस करें, कुछ भी करें, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ यू नीड टू मेक श्योर कि जो आपकी आउटसाइड सुपर इज जस्ट वन वे ऑफ लुकिंग एट इट, जो आउटसाइड लाइफ है उसमें जैसे कि आपके हाउस होल्ड एसेट्स हैं, चीजें हैं, आप देखें, in most cases आपका fridge might be already 20 years old. Your hot water system might be 30 years old. Your car is maybe 20 years old. That's Start right. putting those things into mechanism when you need to change them. Because you don't want to change them in the first 5 years of your retirement. You don't want a bigger chunk of your money के retire होते ही एक के बाद एक expense हो रहा है। क्योंकि let your retirement savings grow and then you do it maybe 10 years later, 15, 20 years later. So in the last few years of working life, अपने घर की इन्वेंटरी बनाएं कि मेरी कौन सी चीज कितनी पुरानी है and what are the chances के it will blow up. Who knows? All right, okay. So start putting not just strategies in place for your assets, but your household as well. All right, okay. That's a very good this thing. और I think एक दूसरा सवाल पूछा था, हालांकि I think ज्योति जी ने क्लैरिफिकेशन भेजा है, शायद आपने जवाब तो दे ही दिया है। वो जानना चाहते थे कि बोथ सिनेरियोज हैं जो बात कर रहे थे स्पाउस के कंट्रीब्यूशन की, वर्किंग स्पाउस टाइम और रिटायर्ड स्पाउस टाइम। सो बेसिक क्वेश्चन इज, डज लिविंग स्पाउस गेट पेंशन अमाउंट दैट वाज ड्यू टू द स्पाउस हु हैज पास्ड अवे सडनली, गॉड फॉरबिड? आपने कहा था या उनको 67% मिलेगी पेंशन?
ओके, वेरी सिंपली, अगर तो पेंशन स्टार्ट हो चुकी हुई है तो 67%. सो वेरी सिंपली, अगर कोई $100 मिल रहा था तो द सर्वाइविंग स्पाउस विल स्टार्ट गेटिंग $67. ठीक है. लेकिन अगर spouse was still working, then the living spouse will receive the option. Do you want the pension or do you want the lump sum? अब जो lump sum है, that is again based on, अगर तो जो working spouse था जो pass away हो गया was under 60, then the calculation will be based on कि this person was gonna work till 60. So आपको age 60 benefit पे, मैं PSS की बात कर रहा हूँ, आपको age 60 की base पे वो calculation मिलेगी. तो it is basically a built-in life cover in your PSS. And I think that takes us to next one on the insurances. इंश्योरेंसेस पे भी बात करेंगे, और इंश्योरेंसेस से पहले रिटायरमेंट पे एक और सवाल कि बात हो रही थी रिटायरमेंट. सो कंसेशनल वर्सेस नॉन कंसेशनल कंट्रीब्यूशन कहा जाता है कि अगर आप रिटायर होने वाले हैं तो नॉन कंसेशनल कंट्रीब्यूशंस भी करना शुरू कर दें. I think it's $100,000 a year or something. 100,000 per year and bring forward 300,000 for 3 years. तो उस स्ट्रेटजी के बारे में क्या ख्याल है आपका? वो चीज अगेन आ जाती है पर्सनल सर्कमस्टेंसेस, प्राइवेट सेक्टर सुपर और पीएसएस ऐप के बारे में शायद एप्लीकेबल हो, नॉट ऑन द डिफाइंड बेनिफिट्स. देखें, डिफाइंड बेनिफिट में भी अगर तो आपके पास कैपेसिटी है एक सेकंड सुपर फंड में एडिशनल कंट्रीब्यूशन करने की, एब्सोल्युटली वही चीज आ गई कि सुपर रिमेन्स टू बी द मोस्ट टैक्स इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन. ठीक है. अब कितना करना चाहिए? गवर्नमेंट ने लिमिट सेट कर दी है 100,000. हम नॉन कंसेशनल की बात कर रहे हैं. 100,000 पर ईयर या 300,000 ब्रिंग फॉरवर्ड रूल फॉर देन 3 years we can't do anymore. But when you're doing 300,000, please make sure there aren't any options where you might be receiving an amount from the employer or some other sources, क्योंकि tax complication implication is much higher. ठीक है. करनी चाहिए या नहीं, individual circumstances, लेकिन if possible, absolutely it will provide you in terms of income generation in retirement from this amount, it is tax free. So after 60, if we convert our lump sum to an income stream, जिसको हम account based pension भी कहते हैं, allocated pension भी कहते हैं, retirement pension भी कहते हैं, डिफरेंट नेम्स हैं, लेकिन एक ही चीज है कि आपने अपने सुपर अमाउंट को एक पेंशन अकाउंट में डाला और आप रेगुलर अमाउंट ले रहे हो. आफ्टर 60 उस पे जो अर्निंग्स होती हैं वो भी टैक्स फ्री हैं, और जो आप रिसीव करते हैं एज अ रेगुलर इनकम या लम्प सम वो भी टैक्स फ्री हैं. सो इट इज एन एब्सोल्यूट टैक्स फ्री मैकेनिज्म. तो डेफिनेटली किया जा सकता है, सोचा जा सकता है और सोचना चाहिए. हाँ. और उसके साथ ही सवाल है अपने इंश्योरेंसेस का, जो कि जिंदगी में कुछ भी हो सकता है कभी भी, और उसके बारे में किस तरह के इंश्योरेंसेस होने चाहिए. जी देखें, 2 इंश्योरेंसेस जो हैं, अगर किसी ने कम्प्रिहेंसिव नहीं लेनी, 2 इंश्योरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं इन एनी वंस लाइफ. एक है लाइफ कवर, वो होता है फैमिली के लिए बेसिकली, क्योंकि if I'm gone, at least family is looked after. They have roof on their head, they have income, they have their future is secured financially. Emotional stress you can't take away, but at least let's not make it financial. दूसरी चीज आ जाती है इनकम प्रोटेक्शन. अब वेरी सिंपल एग्जांपल, अगर कोई 30 years की एज में है, 100,000 इज द इनकम. अगर हम उसमें से ग्रोथ निकाल दें, CPI निकाल दें, if we take all of them, in 30 years time this person is going to earn $3 million. Now anyone can answer hand on heart, what is the biggest asset in your life other than that? Even your home, depending individually, but maybe 700,000, 800,000, 1 million, 1.5 million, 2 million, so be it. लेकिन 3 million फिर भी नहीं होगा. और वो 2 million का एसेट अगर घर भी आपने अपना बनाना है, इट्स बेस्ड ऑन दिस इनकम. अगर मैं आपकी एज से कहूं कि एट द एज ऑफ 40 ये इनकम निकल गई है, कैन यू सस्टेन योर लाइफस्टाइल, कैन यू बिल्ड योर रिटायरमेंट प्लानिंग? तो इंश्योरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं आपको एक वेरी सिंपल एग्जांपल सिनेरियो बेस बता दूं. जब
मेरे पास कोई क्लाइंट आता है एट द एज ऑफ 25, 30, 40 even, we look at all the financial planning issues, we put a plan in place कि ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा. लेकिन then I must advise this client, you have to have insurances. अगर तो वो क्लाइंट समझता है बात को कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है और इसके बगैर मेरा फ्यूचर सिक्योर नहीं है, ग्रेट. इफ द क्लाइंट सेज कि ओ नहीं मुझे तो इंश्योरेंस नहीं चाहिए, गॉड विल हेल्प मी, देन प्लीज आस्क द हेल्प फ्रॉम द गॉड, नॉट फ्रॉम मी. मैं उस क्लाइंट को एंटरटेन नहीं करता, क्योंकि वेरी सिंपली जब कोई क्लाइंट मेरे पास आता है, फॉर मी इट इज आई हैव a legal and moral responsibility to put you in a better place. तो अगर तो वो चीज़ नहीं होनी और मैंने आपके लिए एक प्लान बनाना है और उस पर हमने कंटिन्यू करना है फॉर द नेक्स्ट 20 years, लेकिन आप उसको सिक्योर नहीं कर रहे हो, तो what's the point? Then I don't want you as my client. That's right. ऐसे ही है, देखें होम इंश्योरेंस है, कार इंश्योरेंस है, हम इसलिए नहीं लेते कि कुछ हो जाना है, हम इसलिए लेते हैं कि अगर कुछ हो जाए. हमारा जो घर है, वही बात आ गई, अगर 1 million का भी है, क्या हम उस पे होम इंश्योरेंस नहीं लेते? अगर हम 1 million के एसेट के लिए इंश्योरेंस लेते हैं, तो क्या 3 million 5 million जो हमारी इनकम है उस पे नहीं लेना चाहिए? वेरी और उसमें फर्दर जाते हुए सुपरएनुएशन फंड्स जो हैं वो आपको इंश्योरेंसेस देते हैं. देखें, लाइफ कवर इज वेरी सिंपल. It's easy to prove. That certificate, thank you very much, where is my money? Yeah, that's right. लेकिन जो आपकी इनकम प्रोटेक्शन है, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस है, ये चीज़ें जब आप सुपर फंड में इंश्योरेंस लेते हो, वो बेस करती हैं एनी ऑक्यूपेशन पे. सिंपली उसका मतलब क्या है कि अगर इंश्योरर आपको किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी जॉब में प्लेस कर सकता है, नोट के आपको वो जॉब मिल जानी है, बट वो आपको प्लेस कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर स्किल्स या एजुकेशन क्वालिफिकेशन, दे विल नॉट पे यू. और रिमेंबर, पीपल फ्रॉम सब कॉन्टिनेंट या अराउंड द वर्ल्ड, वी आर इन अ पोजिशन वेयर वी कैन इजीली बी एन इंटरप्रेटर एज वेल. ठीक है. तो योर चांसेस ऑफ गेटिंग दैट डिसेबिलिटी पे आउट फ्रॉम अ सुपर फंड almost impossible unless we are in a coma. So is it worth doing it then? Better than nothing. क्योंकि what if we are in a coma? ठीक है. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी ओन ऑक्यूपेशन लिस्टेड हो, जो ड्यूटीज आप एवरीडे करते हैं, चाहे उसमें क्लाइंट्स की मीटिंग्स हैं, चाहे उसमें आपकी ब्रिक लेयरिंग है, एनीथिंग, चाहे आप डॉक्टर हैं, नर्स हैं, एनीथिंग, अगर आप चाहते हैं कि आपके ओन ऑक्यूपेशन लिस्टेड हो, then you should pay for that insurance from your pocket, not from super fund. We can mix and match, and that is where again sitting down with the client, उनके circumstances देखते हुए, we need to make sure it happens. देखें, without insurance, you are putting your family not just emotional stress at the time of event, but financial stress. Worst thing is, the income's gone, person's gone, now your home's gonna go away. That is the worst. It can put the families at breaking points, and I've seen it many times in my lifetime. बहुत जरूरी है वो. और इसी के साथ आपने ये मुद्दा तो बहुत अच्छा उठाया. That leads to state planning. So, एक ऐसा विषय जिसके बारे में हम बातचीत कर रहे थे कि अक्सर हमारी कम्युनिटीज जो है बड़ा बात नहीं करना चाहती कि नहीं बात करो इसके, तुम्हारे जाने के बाद क्या होता है. इट इज नॉट के वो पर्सन क्या चाहता था, इट इज व्हाट द लॉ सेज. ठीक है. और ऑस्ट्रेलिया में, अदर देन फ्यू स्टेट्स, एवरी स्टेट इज डिफरेंट व्हेन इट कम्स टू स्टेट प्लानिंग. ACT New South Wales, because of the location, it works hand in hand, but still there are some differences. सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप एज अ कपल, और अगर आपके बच्चे ऑलरेडी एसेट्स हैं, वो अगर गलत हाथों में चले जाएं या वहां चले जाएं जहां आप नहीं चाहते थे अपनी जिंदगी में, तो फिर उसको आप सिक्योर करें थ्रू विल. और उसके लिए ज़रूरी है, समटाइम ये होता है कि अगेन टॉकिंग अबाउट आवर कम्युनिटी स्पेशली, half or most of our blood relations are overseas.
नाउ गवर्नमेंट इज गोना लुक एट कि ये जो बच्चे हैं दे हैव लिव्ड हियर फॉर 10, 20, 15 whatever years. Where is their life? They were born here, they were raised here, parents were here, their school is here. Are they gonna send them easily to overseas? No, absolutely not. Just to look after them, are they gonna get someone from overseas to come here? Absolutely not. Because state institutions are in place for that reason. इसलिए ज़रूरी है कि आप ये चीज़ें अपनी लाइफ में कर लें, क्योंकि जो डिसीजन कोई और लेगा वो कभी भी उस नीयत से, उस प्यार से नहीं होगा जो आप खुद अपने बच्चों के लिए करेंगे. और उसमें एक और चीज़, अगर आप अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहते, क्योंकि ऐसे केसेस से मैं गुजर चुका हूँ, अगर आप अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहते कि मेरे बच्चे इस रिलेटिव के साथ रहें या उसके साथ रहें, तो आपके जाने के बाद वो कैसे रहेंगे? जी. तो ये चीज़ें आपको ना सिर्फ आपस में एक दूसरे से बात करनी है, अपने बच्चों से भी करनी है. इसके बाद आपने ये समझना है कि अगर जैसे हम ट्रैवल करते हैं, प्लेन्स डू कम डाउन, वेरी रेयर बट दे डू, एंड रोड पे भी चीज़ें होती हैं. अगर होल फैमिली डिसअपियर्स तो वो एसेट्स किधर जाएंगे? क्या वो किसी वेलफेयर में यूज होंगे या रिलेटिव्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे? एंड रिमेंबर, योर हार्ड अर्न एस्टेट कैन डिसअपीयर इन मिनट्स. दैट्स राइट. तो प्लीज टेक एडवाइस ऑन दैट एज वेल. मुश्किल सवाल है, लेकिन इन सवालों को कन्फ्रंट करना चाहिए, फेस करना चाहिए. एक साथ ही साथ दूसरा भी आपने ये तो सिनेरियोज आपने बताए, बहुत ही था. इंड्योरिंग पावर ऑफ अटर्नी, वो भी उसका क्या रोल होता है? देखिए, एक है पावर ऑफ अटर्नी सिंपल. उसमें यह है कि आप अभी जैसे आई गिव यू पर्सनल एग्जांपल बिटवीन माय वाइफ एंड आई. अगर हमारी पावर ऑफ अटर्नी है सिंपल, तो अगर मैं ओवरसीज हूँ, शी कैन मेक डिसीजंस ऑन मी, लेकिन आई एम स्टिल इन सेन कैपेसिटी, आई एम जस्ट नॉट हियर. ठीक है. देन आ जाती है इंड्यूरिंग पावर ऑफ अटर्नी. Enduring means even if I'm incapacitated, I can't make financial decisions. I'm in a coma through an accident. She can still make financial decisions. So ऐसा ना हो कि person is in a coma and उसकी जो income थी, उसके जो assets थे, they are linked के that only that person can operate. Then the family is gonna suffer even though there are sufficient assets to look after them. That's right, yeah. And then there is enduring guardianship. That is where you give someone the authority कि अगर मैं कोमे में हूँ, मेरी मशीन कितने देर रखनी है, मुझे कितनी देर रखना है. तो कैन यू फ्लिक दैट स्विच? दैट इज ऑल्सो अगेन, जब आप सारी चीज़ें स्टेट प्लानिंग में डिस्कस कर रहे हैं अपने फैमिली के साथ, प्लीज लुक एट दैट एज वेल. जैसे एक सिंपल सा है कि ऑर्गन डोनेशन है. बिफोर यू टेक दैट स्टेप, एटलीस्ट बात कर लें अपनी फैमिली में, क्योंकि फैमिली हैज़ द लास्ट से इन दैट. ये ना हो कि आप अपनी ज़िंदगी में ये डिसीजन ले चुके हैं एंड फैमिली डजंट इवन नो अबाउट दैट. तो ये चीज़ें आपकी होनी चाहिए. फिर एक चीज़ आ जाती है कि अगर आप एक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हैं, आपका यू कांट मेक द डिसीजन, यू कांट डू एनीथिंग, लेकिन आपने अपनी फैमिली को बताया ही नहीं कि आपके एसेट्स कैसे काम करते हैं, या हु इज़ योर एडवाइज़र, नॉट जस्ट फाइनेंशियल एडवाइज़र, हु इज़ योर एस्टेट प्लानिंग एडवाइज़र, आपका सॉलिसिटर कौन है, आपका अकाउंटेंट कौन है, आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र कौन है, ताकि अगर कोई चीज़ होती है तो दैट कंटिन्यूटी इज़ देयर, कि आपकी फैमिली जा सके इस एडवाइज़र के पास, चाहे वो अकाउंटेंट है, फाइनेंशियल एडवाइज़र है, सॉलिसिटर है. दिस इज द सिचुएशन, अब हम क्या करें? वो पर्सन ऑलरेडी नोज द होल फैमिली, नोज द सर्कमस्टेंसेस बाय वर्किंग ईयर्स फॉर दिस पर्सन. जी. तो आपको अपनी एस्टेट प्लानिंग पे, जिसमें कहते हैं कि ट्रस्ट अकाउंट या फैमिली ट्रस्ट जो है या टेस्टामेंट्री ट्रस्ट है, ये चीज़ें भी आपको डिस्कस करनी चाहिए अपने सॉलिसिटर के साथ. क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ हो जाती है, बच्चे माइनर हैं, तो अगर टेस्टामेंट्री ट्रस्ट नहीं होगा तो जो आपकी पैसे हैं, जो आपकी स्टेट है, कैन गो इन रॉन्ग हैंड्स.
बहुत अच्छी जानकारी दी है आपने और लोगों को काफी पसंद भी आ रही है, क्योंकि ये सवाल अक्सर जो है हम एक और रख देते हैं कल रोजाना जिंदगी चल रही है, चलने दो, सब कुछ हॉकी डोरी बना रहेगा हमेशा, लेकिन अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। आपके समय के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आपके रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपना फोन नंबर और ईमेल एड्रेस दे सकें तो दैट वुड बी गुड। जरूर। बहुत सिंपल है मेरा नाम, पूरा नाम अगर आप डालें www.imranamjad.com.au तो इस वेबसाइट पे आपको सारी कॉन्टेक्ट डिटेल्स, फेसबुक, यूट्यूब, जिस पे मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में, और आपको मेरा ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, सब चीज़ उस वेबसाइट पे मिलेगी। www.imranamjad.com.au। जाते जाते मैं फिर एक दफ़ा आपसे रिक्वेस्ट समझ लें, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर estate planning before you even look at your financial planning, because when you come to an advisor like me, मैं आपको जाने नहीं दूंगा जब तक आप बाकी चीज़ें नहीं करेंगे, क्योंकि एक फाइनेंशियल प्लान बनाना बहुत सिंपल है, लेकिन उसको मैच्योरिटी तक पहुंचाना, उसकी सक्सेस जो है वो बेस करती है आपकी इंश्योरेंसेस पे, आपकी स्टेट प्लानिंग पे। और आज जो हमने डिस्कस किया, आपको दोबारा बताता चलूं, जर्नल डिस्कशन थी। आपके जो इंडिविजुअल सर्कमस्टेंसेस हैं वो हमें नहीं मालूम थे, लेकिन अगर आप इवन जस्ट जर्नल इंफॉर्मेशन भी लेना चाहें, बाय ऑल मीन्स 10 मिनट की फ़ोन कॉल, इट विल बी वर्थ इट फॉर मी टू प्रोवाइड दैट एजुकेशन टू माई फेलो कम्युनिटी मेंबर्स। बहुत सही कहा आपने, और एक बार फिर से मैं आपके समय के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत हम तो अपने समय से ऊपर चले गए हैं, लेकिन टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग था कि बात अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। और जैसा कि आपने कहा कि फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोफेशनल्स एडवाइस जरूरी है। आप ये स्टंट अपने घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन जरा सावधान रहिए। तो अगर प्रोफेशनल से बात करें, और जैसे इमरान साहब जैसे एक्सपीरियंस्ड या अन्य किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ आप बात करना चाहें तो जरूर इस बारे में एडवाइस लीजिए, सोचिए, समझिए। और जैसा कि इस वायरस ने क्लेरिफाई किया है कि संकट कभी भी आ सकता है, और सब कुछ जो है सीधा साधा चल रहा था, से आ सकता है जो सोचा भी नहीं जा सकता। जिंदगी उथल पुथल हो सकती है किसी भी क्षण, तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए। और तो क्यों ना आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं राजेश खन्ना के इस डायलॉग के साथ, फिल्म आनंद के जो डायलॉग था आप लोगों को याद होगा, और उस फिल्म के गीत के साथ। क्या बात है, क्या नाम है, ऐसे लगता है जैसे किसी वाइस रॉय का नाम है। बीमारी हो तो ऐसी हो, नहीं तो नहीं हो। यू आर अ ग्रेट डॉक्टर बाबू मोशाय। वाह वाह, क्या नाम है, लिम्फो सर्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन। आदमी विविध भारती पर अनाउंस कर सकता है। कसम से दोस्त, अगर ये बीमारी किसी औरत को होती ना, तो ऐसे लगता जैसे उसने किसी अंग्रेज को गोद ले लिया। ये मजाक और मस्करीपन की बात नहीं। यू नो द मीनिंग ऑफ लिम्फो सर्कोमा? आप जानते हैं ये किस बीमारी का नाम है? मेरे पेट में भयानक किस्म का ट्यूमर है, जिसकी वजह से मैं 6 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। शायद उसी का डॉक्टरी नाम होगा। आप अचानक नाराज क्यों हो गए? ओह समझा, आप मुझ पर नहीं अपने आप पर नाराज हैं, क्योंकि मेरा इलाज नहीं हो सकता ना, इसलिए। ये बाबू मोशाय, तो भालो बाशा भालो ना, इतना प्यार अच्छा नहीं। बाबू मोशाय, मैं आपको चेक कर सकता हूँ? मुझे क्या हुआ? भाई अपना हाथ तो दीजिए। नब्ज इधर। नो चांस। आपकी उम्र क्या? 30। 100 में से 30 गए, कितने रह गए दोस्त? 70। आपकी जिंदगी 70 साल से ज्यादा नहीं। आपको मालूम है आपकी बीमारी क्या है? आपकी बॉडी, जिस्म, शरीर, जो कि आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि क्या फर्क है 70 साल और 6 महीने में। मौत एक पल है बाबू मोशाय। आने वाले 6 महीने में जो लाखों पल में जीने वाले, उसका क्या होगा? बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। हद करते हो। मौत के डर से अगर जिंदा रहना छोड़ दिया तो मौत किसे कहते हैं? क्यों दोस्त? बाबू मोशाय, जब तक जिंदा हूं तब तक मरा नहीं, जब मर गया साला मैं ही नहीं, तो फिर डर किस बात का? आई एम सॉरी आनंद साहब। साहब?
ए बाबू मोशाय, अपनी जिंदगी बड़ी है लेकिन वक्त बहुत कम है, इसे जल्दी जल्दी जीना पड़ता है, हर काम की जल्दी। चलो एक ही झटके में आपसे तुम पर तो उतरा है, कहो। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले। वही चुनकर खामोशी यूं चले जाए अकेले कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय। जी हाँ, जिंदगी एक पहेली है और इस पहेली को सुलझाने में फाइनेंशियल प्लानिंग शायद थोड़ा सा साथ देगी। और इसी के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त होता है। आशा है कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और यह कार्यक्रम आज दोपहर को रेडियो मनपसंद ऐप पर 3 बजे फिर से प्रसारित किया जाएगा और कल सुबह 10 बजे भी प्रसारित किया जाएगा रेडियो मनपसंद ऐप पर। तो जरूर अगर आपने पूरा कार्यक्रम नहीं सुना है तो फिर सुन सकते हैं ये आपको। और इसी के साथ मैं अब आपसे विदा लेना चाहूँगा। नमस्कार। कार्यक्रम सुनना मत भूलिए अगले मंगलवार को FM 91.1 पर और रविवार को 10 बजे और इसके अलावा 24/7 ऐप पर यह प्रोग्राम हमेशा चलता रहता है। धन्यवाद। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी कभी इत्तेफाक से आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी कभी इत्तेफाक से
कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। आवाज की दुनिया के दोस्तों, कल रात किसी जगह पे मुझको किस कदर ये हंसी ख्याल मिला है, राह में एक रेशमी रुमाल मिला है। किस कदर ये हंसी ख्याल मिला है, राह में एक रेशमी रुमाल मिला है। जो गिराया था किसी ने जानकर, जिसका हो ले जाए वो पहचान कर, वरना मैं रख लूंगा उसको अपना जान कर। किसी हुस्न वाले की निशानी मान कर, निशानी मान कर, हंसते गाते लोगों की बातों ही बातों में कभी कभी एक मजाक से कितने जवान किस्से बन जाते हैं। उन किस्सों में चंद भूल जाते हैं, चंद याद रह जाते हैं। उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। तकदीर मुझ पे मेहरबान है, जिस शौक की ये दास्तान है, उसने भी शायद ये पैगाम सुना हो। मेरे गीतों में अपना नाम सुना हो, उसने भी शायद ये पैगाम सुना हो। मेरे गीतों में अपना नाम सुना हो। दूर बैठी ये राज वो जान ले, मेरी आवाज को पहचान ले। काश फिर कल रात जैसी बरसात हो और मेरी उसकी कहीं मुलाकात हो, मुलाकात हो। लंबी लंबी रातों में नींद नहीं जब आती, कभी कभी इस फिराक से कितने हसीन ख्वाब बन जाते हैं। उनमें से कुछ ख्वाब भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी कभी इत्तेफाक से कितने
अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं।